शुरुआत करना चाहेंगे एनबीसीसी के साथ, और आज इसने 100 रुपये का लेवल क्रॉस कर दिया है, लेकिन फिर भी आज के इस कार्यक्रम में हम इसको शामिल कर रहे हैं। 99-90 का इसने हाई लगाया है। आप कैसे देख रहे हैं सर एनबीसीसी को? दोबारा पीएसयू शेयरों में जो रैली आई है उसमें पिछले एक महीने में 27% चल चुका है। क्या अभी भी यहाँ पर अपसाइड बाकी है और कहाँ तक जाता है ये शेयर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल। तो देखिए, वैसे भी हमने नियर टर्म में काफी अच्छी तेजी देखी है एनबीसीसी में। तकरीबन 75 के करीब था, अभी 99 के करीब आ चुका है। इसमें एक बड़ी गिरावट भी हमने देखी थी जब पीएसयूज में ओवरऑल सेल ऑफ हुआ था और रेट कट की गुंजाइश नहीं दिख रही थी अभी। लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो जैसे इन्फ्लेशन नीचे आया हुआ है, रेट कट की गुंजाइश बढ़ गई है। 75 बेसिस टू 100 बेसिस पॉइंट तक का भी कट एक्सपेक्टेड है इन नेक्स्ट 12 मंथ्स ऑफ टाइम। तो अगर ये अगर सिनारियो अगर रहेगा तो हमें लगता है कि एनबीसीसी जैसे स्टॉक्स और भी परफॉर्म करते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे भी जो इनकी मैनेजमेंट है वो काफी स्ट्रांग है। और मैं सॉरी जी। मैं कहूंगा कि वो एग्रेसिव भी है। तो करंट लेवल से तो मैं कहूंगा कि इसमें इन्वेस्टमेंट्स अगर हो तो बने रहे। हमें लगता है कि ये स्टॉक ग्रेजुअली धीरे धीरे 125 से लेकर 130 के लेवल्स दिखा सकता है, जो एक काफी अच्छी अपसाइड नजर आ सकती है। तो करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि इन्वेस्टमेंट्स करें, लेकिन अगर कोई करेक्शन आता है तो वो काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी इसमें इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टर्म ठीक। के लिए रखने के लिए। करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि थोड़ी गिरावट आ जाए, थोड़ा करेक्शन आ जाए, उसके बाद आप खरीदें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ पे रिवॉर्ड ज़्यादा बेहतर मिलेंगे आपको। 125-130 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर एनबीसीसी पे निकल के आ रही है। एक शेयर जिसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया पिछली बार जब आपसे बात हुई थी तब से लेकर अब तक, वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। पीएसयू मिड कैप बैंकिंग में अभी आपकी क्या सलाह रहेगी सर? रेट कट जो होना था आरबीआई की तरफ से हो गया, अभी 2 रेट कट एक्सपेक्टेड है। क्या यहाँ पर सिनेरियो दिखाई दे रहा है आपको? 2 शेयर कैनरा बैंक और पीएनबी, इनका फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है? और दोनों ही बिल्कुल 100 रुपये के मुहाने पे खड़े हैं। यहाँ से कितना अपसाइड आप देख रहे हैं? तो देखिए, वैसे पीएसयू बैंक्स देखा जाए तो काफ़ी अच्छे करेक्ट भी हुए थे करेक्शन में। और उसके बाद अगर आप देखें तो अभी जो हमने अब एक्टिविटी देखी है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रेट कट की गुंजाइशें और बढ़ रही है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक लेवल पे और फोकस बढ़ेगा गवर्नमेंट का बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ थिंग्स। इवेंचुअली उसका बेनिफिट मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि बैंकों को जाता है और स्पेशली पीएसयू बैंक्स को जाता है। प्लस अगर आप देखें तो बॉन्ड यील्ड, जो इंडिया का जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है, वो भी अच्छा खासा करेक्ट एम से नीचे आ चुका है। 6.4% के नीचे आना वो ऑलवेज ये सब जितनी भी पीएसयू बैंक्स हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव होता है। और इसी वजह से हमें लगता है कि इनमें और भी तेज़ी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकती है। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ही बड़े रिटर्न्स देंगे, लेकिन येस, कम से कम 15 से 20% का हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ 12 से 18 महीने में। तो करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। ठीक सर। चलिए, तो ये रहा यहाँ पर कैनरा बैंक को लेकर के, पीएनबी को लेकर के निकल के आ रही है। इसके बीच जो है अब जरा थोड़ी सी बात पावर को लेके अगर करें तो यहाँ पर एक शेयर जो कि जिस पे लगातार चर्चा हो रही है वो है एनएचपीसी। एनएचपीसी सर बहुत लंबे समय से कंसोलिडेशन पे के दौर पे है। 100 रुपये के आसपास काफ़ी लोगों की पोजीशन यहाँ पर फंसी हुई है। अब धीरे धीरे करके दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। आप क्या कहेंगे यहाँ पर 85 के आसपास कैसा लग रहा है आपको? तो देखिए, वैसे एनएचपीसी अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है एक ही रेंज के अंदर, 85 86 के करीब। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मैं एक लंबी अवधि का नजरिया रखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये जो करंट लेवल्स है 85 86 के, उसमें और हमें आगे जाके तेजी दिखाई दे सकती है। 95 96 तक के टारगेट्स नजर आते हैं बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। साथ ही साथ मैं कहूँगा कि जब भी रेट कट्स का ट्रेंड बनता है, तब उसका स्पेसिफिक बेनिफिट पावर कंपनीज को या एनर्जी कंपनीज को जाता है। तो इसी वजह से लगता है कि आने वाले दिनों में हम पावर कंपनीज, पावर रिलेटेड कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। जी। तो इसमें भी आप बने रहे, आपके पास अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स हो। ये जो 2 डेवलपमेंट हुए हैं सर इसमें, एक तो कंपनी जो है का जो पार्वती वाला प्रोजेक्ट था वो कंप्लीट हो रहा है, दूसरा अब रिन्यूएबल की तरफ भी जा रही है। क्या ये कंपनी के लिए पॉजिटिव हो सकता है सर कि अब तक हाइड्रो पावर में थी, अब थोड़ा सा रिन्यूएबल क्षेत्र में जा रही है, उसका कुछ असर पॉजिटिवली देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि देखिए फाइनली इंडिया के लिए रिन्यूएबल्स एक इनएविटेबल है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और बढ़ेंगे। इसी वजह से हमें लगता है, और प्लस क्या है ना कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो रहा है।
तो ओवरऑल मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये पावर कंपनीज के लिए पॉजिटिव रहेगा, और स्पेशली एनएचपीसी के लिए। ये पावर की ही अगर बात करें, कुछ एक और कंपनियां जो कि पहले पीएसयू में, एसजेवीएन कैसी लग रही है आपको? ये भी उसी लेवल के आसपास खड़ी है, 100 के नीचे, 94-95 के आसपास। एक और पीएसयू कंपनी सतलुज जल विद्युत निगम, टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर सर? अभी क्या करना चाहिए? यहाँ पर भी रिकवरी रही है पिछले एक महीने में 11% के आसपास की। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे भी हमें यही लग रहा है कि इसमें काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। कई दिनों से ये स्टॉक एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट हो रहा है, वॉल्यूम्स बढ़ते जा रहे हैं। बड़ा सेल ऑफ हमने देखा था, 165 के करीब स्टॉक था, 85 के करीब आ चुका था, आधा हो चुका था लगभग। और अभी जब ओवरऑल पीएसयूज में तेजी बन रही है, उसमें अगर पावर सेक्टर अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो एसजेवीएन में भी हमें लगता है कि तेजी बनेगी। बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 120 से लेकर 125 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। ये बात जो है यहाँ पर एसजेवीएन को लेकर निकल के आ रही है। दो कंपनियाँ और जहाँ पे रिटेलर्स काफ़ी इंटरेस्टेड हैं पावर सेक्टर में, वो भी शेयर चल नहीं रहे हैं। वो एक तो है, अगर आप चार्ट देखकर बता सकें, सुजलॉन, जो कि 86 के हाई के बाद अब 54-55 पे फंस गया है, और एक रुकावट जो बड़ी बड़ी बार बार आ रही है वो 59 के आसपास आ रही है सुजलॉन में। एक आर पावर है सर, हालांकि मुझे लगता है काफ़ी लोग सिर्फ इस वजह से यहाँ पर एंट्री लिए क्योंकि सस्ता शेयर था। अभी लोगों को उम्मीद है कि शायद ये भी सुजलॉन की तरह आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन मैनेजमेंट को लेकर के काफ़ी सारे कंसर्न हैं। आपकी टिप्पणी इन दो शेयरों के चार्ट्स को देख करके, और फंडामेंटली भी आप कैसे देख रहे हैं इन दोनों को? तो देखिए हमें लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स में कैसा है ना कि ओवरऑल सेक्टर कैसे परफॉर्म करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आर पावर हमारे एक्टिव कवरेज में नहीं है, ना ही सुजलॉन। बट अगर बेस्ड ऑन टेक्निकल्स में देखूं तो मैं कहूंगा कि सुजलॉन का जो टेक्निकल पैटर्न है वो यही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें वापस से हम एक अच्छा रिबाउंड देख सकते हैं। 50 रुपए के करीब काफी स्टेबल हो गया है। मार्केट में जो बड़ी गिरावट आई थी, उस पर्टिकुलर फॉल में भी ये स्टॉक ने 50 रुपए के करीब काफी अच्छा रिजिलियंट एक्टिविटी दिखाई दी। तो हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार रिकवर होकर 70 रुपए तक जा सकता है कम से कम। तो एक अच्छा रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। आर पावर के बारे में मुझे लगता है कि फिर भी बोलना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी भी जो उसके ओवरऑल टेक्निकल पैटर्न है उसमें हमें लगता है कि लिक्विडिटी का काफी बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसे स्टॉक्स में फिर कोई राय देना मुझे लगता है कि खतरा बिल्कुल सही बात है सर, ठीक कह रहे हैं आप। क्या जीएमआर एयरपोर्ट पे कुछ कहानी बदलती दिखाई दे रही है आपको? हाल फिलहाल में कुछ एक नए डेवलपमेंट्स होते हुए जीएमआर एयरपोर्ट के अंदर देखने को मिले हैं, फीस को लेके, बाकी चीज़ों को लेकर के नए नए एयरपोर्ट्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। 85-86 के आसपास चल रहा है, लंबे समय से उम्मीद लोग लगाए बैठे हैं कब 100 रुपये के पार होगा। आपकी क्या सलाह रहेगी जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के? अभी 87 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल। तो देखिए हमें लगता है कि इसमें भी जो इसका ओवरऑल ग्रोथ है वो काफी क्लियरली विजिबल है। और काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं अक्रॉस इंडिया एयरपोर्ट्स बनाने के लिए। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू है। हमें लगता है कि स्टॉक ग्रेजुअली बढ़ते रहेगा। इसने अपने ओवरऑल वर्स्ट लेवल्स को ऑलरेडी पीछे छोड़ दिया है। तो 70-72 के करीब जब ये स्टॉक आया था, तब मुझे लगता है कि इसमें जो जितना वर्स्ट होना चाहिए था वो वर्स्ट हो चुका है। हमें लगता है ग्रेजुअली ये स्टॉक वापस से अपने प्रीवियस साइज के करीब आ सकता है। तो इसमें अगर आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट्स हो तो इसमें बने रहे। अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो भी आप इसे खरीद सकते हैं। और लेकिन यस, शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कि 95 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है। अब सर, तीन लास्ट जो है इस सेगमेंट के शेयर बाकी रह गए हैं, जिस पे अगर बात नहीं होगी तो बाद में लोग काफ़ी सारे जो है टिप्पणियां करेंगे। पहला तो हम जानना चाहेंगे वोडाफोन को लेकर के। सरकार की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ गई है, 49% के आसपास हो गई है। काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, शेयर नहीं चल रहा है, लेकिन लोगों रिटेलर्स जो है उनकी संख्या 59 लाख के नंबर्स को क्रॉस कर गई। ये दिखा रहा है कि रिटेलर्स का कितना ज़्यादा मतलब इस पर शेयर के प्रति आकर्षण है, शायद सस्ता होने की वजह से। अभी क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार इन्वॉल्व है तो बंद तो नहीं होने देगी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह के शेयरों से दूर रहना चाहिए। अभी अगर यहाँ पर 7 रुपये के आसपास एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से आपको क्या क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है वोडाफोन आइडिया का? तो देखिए वोडाफोन आइडिया में भी हमारी राय यही है कि अगर इसे एक लॉन्ग टर्म व्यू के बेसिस पे अगर देखा जाए, तो बेस्ड ऑन टेक्निकल्स हमें लगता है कि इसमें बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन हो रहा है। फंडामेंटल्स के बेसिस पे देखा जाए तो इसमें एक ही अच्छा ट्रिगर यही है कि
अभी भी इसमें प्रमोटर की तो इन्वेस्टमेंट है ही, गवर्नमेंट की इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ गई है। बट गवर्नमेंट ने ये ऑलरेडी कह दिया है कि इनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मैनेजमेंट में। तो इसी वजह से क्या होगा ना कि एट एट हायर लेवल्स भी जो एक प्रोफेशनल अप्रोच है वो बना रहेगा। और इसी वजह से हमें लगता है कि बेस्ड ऑन टेक्निकल्स इसमें व्यू लिया जा सकता है। पिछले कई महीनों से ये स्टॉक ने 680 से लेकर 720-25 के रेंज में बड़ा कंसोलिडेशन फॉर्मेशन बनाया है। ग्रेजुअली हमें लगता है कि ये स्टॉक धीरे धीरे वापस से 10 से 11 रुपए तक आ सकता है। बट एक लंबे अवधि का नजरिया रखना काफी जरूरी है, और एक टाइट स्टॉप लॉस भी रखना जरूरी है। तो 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, अगर आपको करंट लेवल से भी इन्वेस्टमेंट्स करके चलना है तो 6.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, और इसमें आपके इन्वेस्टमेंट्स को आप बनाए रखें। ठीक सर। वोडाफोन के बाद दूसरी कंपनी इसी तरह की है जिसपे कि रिटेलर्स काफ़ी मतलब ट्रेडर्स, रिटेलर्स भी नहीं कहेंगे, ट्रेडर्स, वो है यस बैंक। नीचे खरीदते हैं, ऊपर 5-7 रुपए के आसपास का आप मूव मिलता है, निकलते हैं। क्या इसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं? क्या यहाँ पे कुछ है या फिर अवॉइड ही करना चाहिए? अभी आपकी सलाह क्या रहेगी यस बैंक को लेकर के? देखिए, वैसे यस बैंक में भी अगर आप देखें तो इसके जो टेक्निकल फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर हम इसमें कुछ राय रखने की कोशिश करेंगे तो ये है कि मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक 16 15.5 के करीब आया है। और जब भी मार्केट में रिकवरी बनी है, अच्छा ट्रेंड बना है, तो ये स्टॉक वापस से 24-25 के लेवल्स तक जाता है। तो करंट लेवल से मैं कहूँगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा है। एक अगर करंट लेवल से कोई पोजीशंस बनानी हो तो 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, 18 रुपए के करीब खरीदे, और टारगेट्स रखे 25 से 26 रुपए का। 25 से 26 रुपए का। चलिए, तो ये बात यस बैंक की हो गई। एक लास्ट कंपनी जिसने कि काफ़ी ज़्यादा विवादों में रही, वो है ओला इलेक्ट्रिक। 50 रुपए के आसपास आने के बाद अभी क्या करना चाहिए? अभी नंबर्स को लेकर के थोड़ा सा विवादों में आई है कंपनी। बहुत लोगों को लग रहा है कि आप 50 पे खरीद लें, कुछ लोग कह रहे हैं 30 तक आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद अब ये यहाँ पे अब बॉटम बनना चाहिए। बड़ी तरह की असमंजस की स्थिति है। ओवरऑल मैनेजमेंट को, फंडामेंटल्स को और टेक्निकल, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए क्या कोई यहाँ पर रिस्की ट्रेडर या फिर रिस्की इन्वेस्टर को यहाँ पर पैसे लगाने चाहिए सर? नहीं, मुझे नहीं लगता कि रिस्की ट्रेडर या इवन कॉन्ट्रा व्यू के साथ इसे खरीदना चाहिए, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि जब मार्केट में पुल बैक आ रहा है और जो हम स्टॉक्स में जो एक रिलेटिव परफॉर्मेंस देखते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में ये स्टॉक काफी वीक दिख रहा है। यानी इसमें रिकवरी नाम की बात ही दिख नहीं रही है। लोअर टॉप लोअर बॉटम की सीरीज लगातार बनते जा रही है, लेकिन जो पुल बैक है वो काफी मार्जिनल, काफी नॉमिनल रहा है। तो इसी वजह से हमें लगता है कि इसमें और भी गिरावट हो सकती है। करंट लेवल से भी मैं कहूंगा कि इससे दूर रहे।